हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम लोग क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें, जिससे वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स बिकम अ पार्ट ऑफ यूनिफाइड इटली इन 1866। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1866 में 1866 में एकीकृत इटली का हिस्सा बना? सार्डिनिया, पिडमोंट, वेनेशिया, सिसिली या पेपल स्टेट? तो आपको इसमें से जवाब देना है। इसका सही आंसर होगा वेनेशिया। 1866 में वेनेशिया जो है यूनिफाइड इटली का हिस्सा बनता है, एकीकृत इटली का हिस्सा इसे बनाया जाता है। इसको हम लोग और भी विस्तार से देखते हैं। तो आप इस मैप को देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि कौन सा क्षेत्र जो है कब इटली का हिस्सा बना, जिसमें ये पूछा गया था वेनेशिया। आप यहाँ देख सकते हैं, ये वेनेशिया 1866 में इटली का हिस्सा बना। वहीं लोम्बार्डी को जो है 1858 और 1860 के दौरान, 1858-60 के दौरान ये एकीकृत इटली का हिस्सा बनता है। सार्डिनिया और सेवोई, ये भी सार्डिनिया का ही पार्ट था। तो ये 1858 में सार्डिनिया जो है वो 1858 में इटली का हिस्सा बना। वहीं एक इसमें था पेपल राज्य के बारे में पूछा गया था। तो पेपल राज्य जो है 1870 में एकीकृत इटली का हिस्सा बनता है। एक और था इसमें, वेनेशिया हो गया 1866 में, और एक सिसिली था। तो ये दोनों सिसिलियों का राजतंत्र ये 1860 में दोनों सिसिलियों का राजतंत्र एकीकृत इटली का हिस्सा बना। तो इस तरह से और भी प्रश्न जो इससे आ सकते हैं उनको भी हम लोगों ने देख लिया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग इंग्लिश वाले प्रश्न को ही देखेंगे। रीड द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका टिल द 19th सेंचुरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अर्थात 19वीं सदी तक लोगों के यूरोप से अमेरिका जाने के निम्नलिखित कारणों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि यूरोप से अमेरिका जाने के कौन से कारण थे 19th सेंचुरी में। तो इसमें से पहला है पॉवर्टी एंड हंगर, अर्थात गरीबी और भूख। सेकेंड है स्लेव्स फॉर सेल, गुलामों की खरीद फरोख्त। थर्ड है बीमारियों का बोलबाला, यानी वाइड स्प्रीड ऑफ डिजीजेज। फोर्थ है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड परसिक्यूशन, धार्मिक टकराव और दंड। इनमें से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है, तो आप जल्द से जल्द चुन लें इसे। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा आपका 2 का सी, 1, 3 एंड 4 करेक्ट है। अतः 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। ठीक है, शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम थे, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो आम थे। धार्मिक जो असंतुष्ट होते थे उनको कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। तो ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बुक ऑफ मार्वल्स, द ऑथर ऑफ बुक ऑफ मार्वल्स इज। बुक ऑफ मार्वल्स के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब बताना है। तो बुक ऑफ मार्वल्स के लेखक थे मार्को पोलो। इसको और हम लोग विस्तार से देखते हैं। तो यहाँ पे इस पिक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के तहत ये पिक्चर को भी इस तरह के दिया जा सकता है।
तो ये चित्र 3 में ये दिखाया गया है कि वेनिस एवं पूर्वी विश्व से आए व्यापारी चीज़ों की अदला बदली करते हुए, मार्को पोलो के द्वारा इसका चित्रण किया गया है बुक ऑफ मार्वल्स में। यह बुक 15वीं सेंचुरी का है, 15वीं सदी का, जिसमें वेनिस एवं पूर्वी विश्व से ईस्टर्न वर्ल्ड से आए व्यापारी को दिखाया गया है चीज़ों की अदला बदली करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज्यूम यू आर डूइंग रिसर्च ऑन 15th century प्रिंट कल्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज फॉर योर रिसर्च। मान लीजिए कि आप 15वीं शताब्दी की प्रिंट संस्कृति पर शोध कर रहे हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा आपके शोध का यानी कि आपके रिसर्च का सबसे महत्वपूर्ण लाभ होगा। फर्स्ट ऑप्शन है ईजियर एक्सेस टू रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, अर्थात दुर्लभ पांडुलिपियों तक आसान पहुँच। सेकेंड है रिड्यूस्ड नीड फॉर लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों की आवश्यकता में कमी। इंक्रीज इन द एबिलिटी टू कॉपी टेक्स्ट बाय हैंड, यानी पाठों को हाथ से कॉपी करने की क्षमता में बढ़ोतरी। और फोर्थ है इंक्रीज्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ प्रिंट, अर्थात प्रिंट में तेज़ी और सटीकता में वृद्धि। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा इंक्रीज्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ प्रिंट, अर्थात प्रिंट में तेज़ी और सटीकता में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो हिंदी वाले आप एक बार देख लें। नेक्स्ट है कि अरेंज द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट्स इन इंडिया फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, अर्थात भारत में वनों के निम्नलिखित वर्गों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक से सबसे कम, फ्रॉम लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, सबसे अधिक से सबसे कम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि भारत में कौन सबसे अधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं, किस प्रकार के, और उसके बाद कौन जो है वो कम है, अर्थात आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है इसका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का बी हो जाएगा इसका, क्योंकि भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाने वाले वन हैं वो हैं रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरे स्थान पर आएंगे प्रोटेक्टेड, और तीसरा है अनक्लास्ड, अर्थात आरक्षित वन। ये आरक्षित वन हो गया, ये रक्षित हो गया प्रोटेक्टेड, और ये हो गया अनक्लास्ड जो अवर्गीकृत जिसे कहते हैं। इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में दिया हुआ है आपके बुक में कि मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। तो हाफ जितने भी फॉरेस्ट है हमारे लैंड पर, उसका 50% जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट है। दूसरा स्थान आता है सेकेंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। जितने भी फॉरेस्ट है हमारे उसका 1/3 प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। और थर्ड है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, यानी अवर्गीकृत वन। तो दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। और सरिस्का बाघ रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो यहाँ पर दिया गया है कुछ टाइगर रिजर्व्स के बारे में, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क है। सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान।
जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम एंड पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन से टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इनसे प्रश्न हमेशा आते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी आते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग है, जिसमें एक तरफ डैम दिया हुआ है और दूसरी तरफ ये डैम जो है वो किस रिवर पर बनाए गए हैं, जिन्हें मैच आपको करना है। जैसे हीराकुंड डैम जो है वो आपके महानदी पर है, उड़ीसा में। दूसरा है गांधी सागर डैम को बताना है आपको कहाँ पर है। गांधी सागर डैम आपको चंबल नदी पर है, चंबल रिवर पर। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर डैम आपको कृष्णा रिवर पर है, कृष्णा नदी पर। और मैटूर डैम जो है वो आपको कावेरी नदी पर है। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा वो 7 का सी होगा। इसे हम लोग मैप पर भी देख लेते हैं। चलिए तो हम लोग मैप पर देख लेते हैं कहाँ पर कौन सा है डैम। ये है नागार्जुन सागर डैम, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर डैम जो है वो आपको ये कृष्णा नदी पर है। ये कृष्णा नदी इधर से आ रही है बहती हुई, इसी की सहायक है ये तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा डैम है। ये आपको मैटूर डैम है कर्नाटक में, यह कावेरी रिवर पर है। इसके बाद आपसे पूछा गया था हीराकुंड डैम उड़ीसा में, ये महानदी नदी पर है। ये आपका महानदी नदी है, महानदी रिवर। इसके बाद नेक्स्ट था ये सरदार सरोवर डैम, भी पूछे जाते हैं, यहाँ पर पूछा नहीं गया है। यह नर्मदा रिवर पर है, सरदार सरोवर डैम। फिर नेक्स्ट है जो आपसे पूछा गया कि आप गांधी सागर डैम आपको यहाँ पर है, चंबल नदी पर। और गांधी सागर के ही जस्ट नॉर्थ में राणा प्रताप सागर डैम है। ये दोनों राजस्थान में है, चंबल नदी पर, चंबल रिवर पर। तो इस तरह से सलाल डैम, जो सलाल प्रोजेक्ट है वो चेनाब रिवर पर जम्मू कश्मीर में है। टेहरी डैम ये उत्तराखंड में है, गंगा की सहायक भागीरथी नदी पर। जैसे भाखरा नांगल डैम यहाँ पर सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। सरदार सरोवर डैम के बारे में आपकी बुक में भी पढ़ना है, डू यू नो में। इसे आप यहाँ देख सकते हैं कि सरदार सरोवर डैम हैज़ बीन बिल्ट ओवर द नर्मदा रिवर इन गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर ये सरदार सरोवर डैम बनाया गया। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया कवरिंग 4 स्टेट। यानी ये सरदार सरोवर डैम से 4 राज्य इससे लाभान्वित होते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। ठीक है, तो इस तरह से लाभान्वित राज्यों को भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो इसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो हुआ है वो गुजरात को हुआ है, गुजरात और राजस्थान राज्य को। इसे आप पूरा एक बार देख लीजिएगा अपने बुक में। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग मेजर स्टेट्स इन्वॉल्व्ड इन द कृष्णा गोदावरी इश्यूज। अर्थात कृष्णा गोदावरी मुद्दे में शामिल प्रमुख राज्यों से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट है कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। सेकेंड है महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। सी है गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश।
और डी ऑप्शन में दिया गया है झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। तो इसे आपको बताना है। इसका हम लोग डिटेल्ड में देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आपके बुक में दिया हुआ है डू यू नो वाले टॉपिक। तो यहाँ पर देख सकते हैं, डू यू नो दैट द कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट इज ड्यू टू द ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट्स। इट इज़ रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर एट कोयना बाय द महाराष्ट्र government for a multi-purpose project. This would reduce downstream flow in their states with adverse consequences for agriculture and तो इसमें बताया गया है कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत ये जो कोयना रिवर है, कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा, अर्थात कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जल का प्रवाह कम हो जाएगा और इससे यहाँ की कृषि और उद्योग पर इसके बुरे असर पड़ेंगे। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि कृष्णा गोदावरी विवाद का संबंध किन राज्यों से है। एक कर्नाटक हो गया, एक कर्नाटक हो गया, दूसरा आंध्र प्रदेश हो गया और तीसरा महाराष्ट्र हो गया। तो आप सही आंसर का चुनाव यहाँ से कर सकते हैं। कर्नाटका, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। इमेजिन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ टू अटेंड अ वेडिंग by road in January. Which of the following crops will you notice prominently in the fields during the journey? अर्थात कल्पना कीजिए कि आप जनवरी में दिल्ली से चंडीगढ़ एक शादी में शामिल होने के लिए सड़क मार्ग से जा रहे हैं। यात्रा के दौरान आप निम्नलिखित में से कौन सी फसल खेतों में प्रमुखता से देखेंगे? तो जनवरी का मंथ आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा मंथ, कौन से मौसम का मंथ है। तो यह जो मौसम है वो ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में हमारे यहाँ रबी क्रॉप्स जो है वो लगे होते हैं खेतों में। तो इसमें से आपको पता करना है कि इसमें से कौन जो है वो रबी क्रॉप्स है। इसमें से रबी क्रॉप्स जो है वो है वीट अर्थात गेहूँ। तो आपको जो है इस समय आपको यहाँ के खेतों में गेहूँ दिखाई देगा और पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में गेहूं की खेती अत्यधिक मात्रा में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दे आर assertions A and reason R. रीड द बोथ स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। एसर्शन ए में कहा गया है कि मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, अर्थात खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं। कारण बताया गया है रीजन्स कि सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स। तो इस कथन का कारण व्याख्या करता है या नहीं करता है, इसका चयन आपको करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ट्रू है। खनिज हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है और सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है क्योंकि हम अपने भोजन में विभिन्न प्रकार के खनिज को ग्रहण करते हैं। तो दोनों सही है। आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर जो है ए का एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है क्योंकि सभी सजीव वस्तुओं को खनिज की आवश्यकता होती है, इसलिए खनिज हमारे जीवन का अनिवार्य भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करें। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको जो मिनरल्स हैं और उससे संबंधित जो माइंस हैं इनको एक दूसरे से मैच करना है। तो पहले हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कौन से मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं। तो जहाँ भी आपको ये रेड कलर का ट्रायंगल दिखाई दे रहा है वो आयरन और माइंस का क्षेत्र है। तो आप देख सकते हैं गोवा, मयूरभंज, केंदुझार, दुर्ग, चंद्रपुर, बैलाडीला न यहाँ आपको गोवा का क्षेत्र जो हो गया, बेल्लारी, सिमडेगा, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, चिकमंगलूर, तुमकुरू, यानी इन सब क्षेत्रों में आयरन और माइंस हैं। तो लौह अयस्क आपसे पूछा गया था, तो इस आधार पर महाराष्ट्र का चंद्रपुर ऑप्शन में है। तो ये चंद्रपुर जो है वो आयरन और माइंस से लौह अयस्क की खानें यहाँ पर पाई जाती है चंद्रपुर में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है अभ्रक, माइका। माइका आप देख सकते हैं गया, हजारीबाग, अजमेर, बेवर, राजस्थान के अजमेर और बेवर क्षेत्र में, और इधर आपको झारखंड के हजारीबाग और बिहार के गया क्षेत्रों में अभ्रक पाया जाता है। तो ऑप्शन में गया भी है तो गया हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉक्साइट के बारे में पूछा गया है। बॉक्साइट आप देख सकते हैं यहाँ अमरकंटक, छत्तीसगढ़ का अमरकंटक का जो क्षेत्र है यहाँ पर। फिर मैकाल हिल में भी बॉक्साइट पाए जाते हैं। ये जो मैकाल हिल हो गया, मैकाल हिल अर्थात ऑप्शन के अनुसार जो मैकाल दिया वो हो जाएगा। मैकाल बॉक्साइट, अमरकंटक, बिलासपुर में भी बॉक्साइट के भंडार हैं। यहाँ कोरापुट जो उड़ीसा का कोरापुट ज़िला है यहाँ पर भी बॉक्साइट पाए जाते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए होगा। और कोल का अलग से मैप दिया हुआ तो उसमें आप देख लीजिएगा, कोयले का सिंगरौली हो जाएगा। आयरन ओर का आपको ये चंद्रपुर हो गया, माइका का गया हो गया, अभ्रक बॉक्साइट का ये मैकाल क्षेत्र हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेल्जियम। अब पॉलिटिकल में आ जाते हैं हम लोग। बेल्जियम सोल्व इट्स प्रॉब्लम ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म बाय स्ट्रेंथनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अर्थात बेल्जियम ने अपनी बहुसंख्यकवाद की समस्या का समाधान निम्नलिखित में से किस प्रकार की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करके किया। ठीक है, तो ऑप्शन है यूनिटरी अर्थात एकात्मक व्यवस्था, प्रेसिडेंशियल अध्यक्षात्मक, फेडरल संघात्मक और पार्लियामेंट्री संसदात्मक या संसदीय व्यवस्था। तो बेल्जियम ने कौन सी व्यवस्था को अपनाया था? तो बेल्जियम ने फेडरल व्यवस्था को अपनाया अर्थात इसने शक्तियों का विभाजन किया। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया और उन्होंने क्षेत्रीय अंतर, रीजनल जो डिफरेंसेस थे, क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। और ये लोग फ्रेंच भाषी लोगों को भी इन्होंने महत्व दिया। बेल्जियम के नेताओं को यह लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है, जिसके चलते जो है बेल्जियम के जो डच भाषी लोग थे और जो फ्रेंच भाषी लोग थे, इन्होंने सत्ता में साझेदारी करने पर अपनी सहमति व्यक्त की। तो सत्ता में साझेदारी जो है वो फेडरल सिस्टम की विशेषता है अर्थात संघवाद की विशेषता है, सत्ता का बंटवारा करना। इस तरह से बेल्जियम ने फेडरल सिस्टम को अपनाया, ठीक है, संघात्मक व्यवस्था को। नेक्स्ट प्रश्न है चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एक तरफ कंट्री दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है वहाँ पर पाए जाने वाले कौन सा सिस्टम है इसको दिया हुआ है। तो इसमें से जो है कौन सा जो है वो करेक्ट मैच कर रहा है अर्थात सही मिलान करना है आपको। तो सही मिलान आपको करना है, इसमें से आपको चुनना है कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
आपको स्पेन के साथ फेडरल व्यवस्था, ठीक है, क्योंकि कनाडा में भी फेडरल व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था है, ऑस्ट्रेलिया में भी संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है, और स्पेन में भी संघात्मक व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है। और यहाँ पर ये भी चीज़ें याद रखना है कि संघीय शासन व्यवस्थाएं जो होती है वो आमतौर पर दो तरीके से गठित होती है। पहला तरीका है कि दो या अधिक जो स्वतंत्र राष्ट्र है, इंडिपेंडेंट नेशन है, उनको साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना, तो इसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी साथ आकर संघ बनाना। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन के जो उदाहरण हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन के जो उदाहरण हैं वो आपके हैं यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल हैं। और दूसरे जो हो गए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, और उसके बाद जो है वो राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा करते हैं, जैसा कि बेल्जियम में हुआ था, और हमारा देश भारत भी है। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल हो गए आपको ये इंडिया, दूसरा बेल्जियम, और तीसरा हो गया आपको स्पेन। तो सभी जगह जो है वो क्या है, फेडरलिज्म ही है। तो इस मायने में स्पेन जो है वो सही इसमें मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, इनका चयन करना है। एक हो गए लीडर अर्थात नेता, एक्टिव मेंबर सक्रिय सदस्य, फॉलोअर्स अर्थात समर्थक या अनुयायी, और फोर्थ है दबाव समूह प्रेशर ग्रुप्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, स्टडी द फॉलोइंग टेबल रिलेटेड टू वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो विश्व मानव विकास सूचकांक से संबंधित निम्नलिखित जो टेबल दिए गए इनका स्टडी करना है, और उसके आधार पर हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। एक तरफ कंट्री दिया हुआ है और दूसरी तरफ HDI रैंक इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रूप में जारी किया जाता है, इसको दिखाया गया है। तो इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर दिखाया गया, हालांकि ये वो पहले का पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसमें रैंक थोड़ा अभी के हिसाब से ये रॉन्ग है, लेकिन फिर भी इसके आधार पर हम लोग देखते हैं। एमोंगस्ट प्रश्न दिया गया है कि एमोंगस्ट द गिवन कंट्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें से जो है हाईएस्ट रैंक किसका है, तो इसमें से हम लोग हाईएस्ट रैंक, तो जिसका सबसे कम रैंक होता है उसी को हम लोग जो है हाईएस्ट रैंक देते हैं, और जो सबसे अधिक रैंक पर होता है तो उसको लोएस्ट रैंक माना जाता है HDI के मामले में। तो यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो लोएस्ट रैंक में है और इंडिया जो है वो हाईएस्ट रैंक में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया। इसका हम करंट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका आप देख सकते हैं, यहाँ पर दर्शाया गया ये टेबल आपके इकोनॉमिक्स के बुक में, कि इंडिया का रैंक जो है वो अभी वर्तमान में 134 है, अर्थात 2022 के अकॉर्डिंग, उसके डाटा के अनुसार से, 2022 के डाटा के अनुसार से, जो 2023-24 में प्रकाशित हुआ था UNDP के द्वारा। ठीक है, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो UNDP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये भी एग्ज़ाम में प्रश्न आता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
तो इंडिया का रैंक अभी इसके अंतर्गत 134 है। इसमें हम देख सकते हैं इस टेबल में, कभी ये प्रश्न यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। श्रीलंका का ध्यान में रखना है, इसका हाईएस्ट रैंक है भारत के पड़ोसी देशों में, 78 रैंक है इसका। तो ये भारत से इसका ज़्यादा अच्छा है HDI रैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स नामक कोई पर्सन है, लिव्स इन अ टाउन, ही कल्टिवेट्स flowers along with animal husbandry. The work of X will fall under which sector of the economy? यानी X जो है एक शहर में रहता है, कस्बे में रहता है, वह फूलों की खेती के साथ साथ, फ्लावर की खेती के साथ साथ पशुपालन भी करता है, जानवरों को भी पालता है। तो ऐसी स्थिति में X का कार्य जो है, X का जो वर्क है, वो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, किस सेक्टर के अंतर्गत आएगा, इसे बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, क्योंकि कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, दोनों को प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखा गया है। सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत हम उनको रखते हैं जहां पर किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। और टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत हम लोग, अर्थात तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग सेवा क्षेत्र को रखते हैं, जहाँ पर सर्विस देने का काम किया जा रहा है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न इसी से संबंधित है, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पिक्चर के आधार पर आपको आंसर बताना है। द वर्क बीइंग डन इन द पिक्चर फॉल्स अंडर विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो इस पिक्चर में जो कार्य दिखाया गया है तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, क्योंकि एक शॉप का पिक्चर है, दुकान का पिक्चर है, और यहाँ पर जो है कपड़ा लोगों को दिखाया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह शॉप्स जो होते हैं वो सेवा देते हैं, दुकान, मॉल, ये सब सेवा देने का काम करते हैं। बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सभी जो है वो टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर एक विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं कि द वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इन द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इसमें से कौन सा कार्य जो है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे बी कीपर यानी मधुमक्खी पालक, तो ये जितने भी पालन है वो सब आ जाएंगे प्राइमरी सेक्टर में। मनी लेंडर, साहूकार, बास्केट वीवर यानी टोकरी बनाने वाला, फिशरमैन यानी मछुआरा, मछली को मारने वाला, तो फिशरमैन भी प्राइमरी सेक्टर में आएगा। कृषि, मत्स्य पालन, जितने भी प्रकार के पालन हैं, मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सभी जो है प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। मनी लेंडर यानी कि सूद पर रुपया जो उधार देने वाला है, ये टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा, क्योंकि ये सेवा देने का काम कर रहा है एक तरह से बैंक का। बास्केट वीवर यानी यहाँ पर वस्तुओं को बनाया जा रहा है, तो बास्केट वीवर यानी टोकरी बुनकर, ये आएंगे आपको द्वितीय क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसे हम लोग देख लेते हैं। Why does it become difficult for farmers in rural areas to take loans from government banks? Read the following reasons and choose the most appropriate option. अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए सरकारी बैंकों से ऋण लेना कठिन क्यों हो जाता है? निम्नलिखित कारणों को पढ़िए और सबसे उपयुक्त विकल्प को बताइए। पहला है लैक ऑफ कोलेट्रल, अर्थात ऋणाधार का अभाव, माने कि उनके गिरवी रखने के लिए जो संपत्ति होना चाहिए उसका अभाव होना। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीड्यूर, जटिल प्रक्रिया। ऋण की उच्चतर लागत, हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। फोर्थ है लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी। तो इसका सही जवाब आपको बताना है, सही आंसर हो जाएगा, तो चूज करना है सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लैक ऑफ कोलेट्रल, अर्थात उनके पास गिरवी रखने की संपत्ति का भी अभाव होता है। जो लोग अत्यधिक गरीब हैं, भूमिहीन हैं, मजदूर हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की संपत्ति को गिरवी रखने का अभाव होता है।
कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीड्यूर होता है, तो काफ़ी कागजी कार्रवाई को फॉलो करना पड़ता है, तो इससे भी लोग जो है वो सरकारी बैंकों से लोन लेना पसंद नहीं करते हैं, जो लोग अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं। नेक्स्ट है हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो ऋण की उच्चतर लागत नहीं होती है, ये लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होता है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हो गया आपको ये जो मनी लेंडर है उनका होता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता का अभाव। तो जागरूकता का अभाव भी लोगों में पाया जाता है ना, वो इसके बारे में उनमें जागरूकता की कमी होती है, बैंकों का रेट क्या है। तो इन सब चीज़ों के अभाव के कारण जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग सरकारी बैंकों से उनके लिए किसानों के लिए ऋण लेना कठिन हो जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन अर्बन इंडिया डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स। अर्थात भारत के शहरी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अपनी ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। अर्थात अनौपचारिक स्रोत, जिसमें जब अनौपचारिक स्रोत का बात किया जा रहा है इनफॉर्मल सोर्सेज का, तो यानी कि वो बैंकों से ऋण ना ले रहे हैं, बल्कि वो उनके जो परिचित हैं, जो मित्र हैं, जो सहयोगी हैं, जो परिवार के लोग हैं, या जो गांव के ज़मींदार हैं, साहूकार हैं, महाजन हैं, उनसे वो जो है ऋण लेते हैं। तो इन पर जो है वो कौन से लोग निर्भर हैं, भारत के शहरी क्षेत्र के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ पुअर हाउसहोल्ड्स एंड हाउसहोल्ड्स विद फ्यू एसेट्स। अर्थात दोनों गरीब और कम संपत्ति वाले जो परिवार हैं, तो ये जो है वो अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है, क्योंकि समृद्ध लोग जो हैं वो हमेशा औपचारिक स्रोतों से ही वो ऋण लेंगे, क्योंकि उन्हें इसकी जानकारी अच्छी तरह से है। नेक्स्ट प्रश्न है एंड लास्ट, नीचे दो कथन 1 और 2 दिए गए हैं, दोनों को पढ़ना है। ये कथन कारण वाले प्रश्न हैं, असर्शन रीजन वाले। असर्शन में दिया गया स्टेटमेंट 1 कि रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर्स टू स्टिमुलेट द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। अर्थात प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एक प्रमुख कारक है। अब इसका सेकेंड कथन दिया गया है, ये स्टेटमेंट वाले हैं असर्शन रीजन। ये सेकेंड स्टेटमेंट है, दिस हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट्स। अर्थात प्रौद्योगिकी के बारे में कहा जा रहा है कि इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। तो सही है कि प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति के कारण ही क्या हुआ, वस्तुओं को हम एक जगह से, एक देश से दूसरे देश तक तीव्र गति से पहुंचा सकते हैं, और इससे क्या हुआ, एक देश का दूसरे देशों से आर्थिक एकीकरण हुआ है। तो इसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि कथन जो है वो कारण की व्याख्या कर रहा है और दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे आप शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम जल्दी इसका आगे भी हम नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।